स्वागत है आपका मेजर जनरल संजय मैस्टन नई परख के मंच पर। पिछली बार जब हम लोग मिले थे और हम लोगों ने खाड़ी युद्ध की तत्कालीन घटनाक्रम के आलोक में समीक्षा की थी, तो उसमें आपका कहना ये था कि सभी पक्ष युद्ध विराम से मिले समय का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर अपने आप को हथियारों से और दूसरे युद्ध के औजारों से अपने आप को लैस कर रहे हैं। और आपने सिलसिलेवार बताया था कि अमेरिका क्या कर रहा है, ईरान कहाँ-कहाँ से क्या-क्या हासिल कर रहा है, इज़राइल ने क्या-क्या हासिल किया है, कौन किसको क्या दे रहा है, बड़े विस्तार से आपने बताया था। और आपने जिस तरह बताया था, नई परख के दर्शकों ने बहुत पसंद भी किया उसको। आपकी बातचीत का लुब्बो-लुबाब ये था कि युद्ध कभी भी भड़क सकता है, एक युद्ध अभी और होगा। कल क्या हुआ कि कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वक्तव्य जारी किया, जिसकी लाइन, एक लाइन उस वक्तव्य को समझा जा सकता है, आई हैव टर्मिनेटेड द वॉर, द सीज फायर इज सक्सेसफुल। फिर उनके प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने इसका समर्थन भी किया। अच्छा, एक तरफ तो वो कह रहे हैं आई हैव टर्मिनेटेड द वॉर, सीज फायर इज सक्सेसफुल, नाउ देयर इज नो नीड टू गो टू द पार्लियामेंट टू हैव द परमिशन फॉर द वॉर, जो उन्हें एक तारीख के बाद लेनी जरूरी थी उनके लिए। दूसरी तरफ उनके बड़े कोई जनरल या एडमिरल जो भी हैं, उन्होंने उनको ब्रीफ किया है कि हमारे पास एक बहुत ही खतरनाक किस्म की सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल करके हम ईरान को बहुत बुरी तरीके से आहत कर सकते हैं। इधर ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि भाई जरा भी हमें लगा गड़बड़ तो हम बटन दबा देंगे और फिर मिसाइलें गनगनाने लगेंगी, एंड वी आर गोइंग टू डिलीवर ए पेनफुल अटैक ऑन द अमेरिकन ब्लॉकेड ऑफ होर्मुज। ये भी ईरान की तरफ से कहा गया है। तो ये सब जो दोनों तरफ से चल रहा है, एक तरफ राष्ट्रपति साहब कह रहे हैं कि हमने युद्ध खत्म कर दिया है, युद्ध खत्म हो चुका है, युद्ध विराम कामयाब है। ईरान ये कह नहीं रहा है, इजराइल भी नहीं कह रहा है, ये केवल अमेरिका कह रहा है। ये साथ में युद्ध की तैयारियां भी चलती दिखाई दे रही हैं। ये जो पैराडॉक्स है, ये विरोधाभास, इसको किस नजर से देखा जाए जनरल मैस्टन? ओके, देखिए साफ बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा, उसका लास्ट सेंटेंस बहुत जरूरी है। और लास्ट सेंटेंस में नाउ आई डोंट हैव टू गो टू कांग्रेस फॉर द परमिशन, ये है उसका बेसिक सिद्धांत ये था। तो ये जो उन्होंने बोला है कि आई हैव टर्मिनेटेड द वॉर, अब ये इंग्लिश में आप इसको कैसे भी ले लिए, पर वो कहने का मतलब है सीज फायर चल रही है। तो लड़ाई को इतने दिन नहीं हुए, काफी दिन से सीज फायर है और ये टर्मिनेट हमने वो कर दिया और इसको पॉज मान लिए। पर बेसिक इसका सिद्धांत ये था क्योंकि यूएस कांग्रेस में एक प्रेशर था, उनको अप्रूवल लेना है और वो नहीं लेंगे। और वो पीट हेगसेथ जो उनका डिफेंस सेक्रेटरी है या वॉर सेक्रेटरी है, उसने भी बोला था हमें लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं इसका एक और बैकग्राउंड दे देता हूँ। देखिए, अमेरिका के ये जो कानून 1973 में आया था, और वो कानून ये बोलता है कि आपको लड़ाई 60 डेज में खत्म करनी है और 30 डेज आपको दिए जाएंगे विड्रॉल के, मतलब जब आप पुल बैक करते हैं लड़ाई के बाद। अब मैं प्रैक्टिकली एज अ मिलिट्री मैन बोलूं, दुनिया की कोई लड़ाई, ये तो सिर्फ ऑफ सिंदूर को छोड़ के और 1971 में जो हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी और हमने बांग्लादेश क्रिएट किया था, बाकी लड़ाइयां अभी आपने देख ली है। गाजा वॉर कितना लंबा चला, रशिया यूक्रेन वॉर इतना लंबा चल रहा है और ये वाला लड़ाई भी लंबी चली है। तो ये जो कानून है ना, ये कांग्रेस वाला, ये मेरे को बड़ा इम्प्रैक्टिकल कानून लगता है कि कोई भी स्टार्ट पॉइंट में ही ये नहीं बोल सकता कि आप 90 डेज या 60 डेज के अंदर वॉर खत्म करो और उसके बाद फिर आप अप्रूवल ले। अब मैं इसका एक बड़ा आपको कोरिलेरी लाइव एग्जांपल देता हूँ। अफगानिस्तान में अमेरिका सेना 2001 से 2021 तक थी। वहां पर टोटल बजट का खर्चा हुआ था $1 ट्रिलियन, और वो $1 ट्रिलियन अगर मैं 21 साल में और वो कैलकुलेट करके बता दूं तो हर महीने का खर्चा होता था $4.17 बिलियन। मतलब एक महीने का मैंने बता दिया, तो मतलब एक साल का तकरीबन आप लगा लिए ऑलमोस्ट $50 बिलियन। अब आप ये पूरी हिस्ट्री पढ़ लिए अमेरिकन इतिहास में
इस और ये लड़ाई थी अफगानिस्तान में, ये 9/11 के बाद हुआ था। 20 साल 21 साल वो रहे थे। वहाँ पर कोई भी ये मंजूरी नहीं ली गई थी। हर 3 महीने के बाद या 6-6 महीने के बाद कोई मंजूरी आज तक नहीं ली है। तो कहने का मतलब है ये जो लेट डाउन प्रोसीजर कांग्रेस का है, 1973 से लेके आज तक ये सर्कमवेंट हुआ है और ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल इंग्लिश की फ्रेज है या वो रिक्वायरमेंट है और ये ट्रंप ने उसको डॉज और डेविएट कर दिया। तो ये डेविएशन टैक्टिक्स थी ये वाला, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया ये वाला। और उसमें आप सोचिए $1 ट्रिलियन 21 साल में, और यहाँ अभी तक $25 बिलियन हुए हैं जितनी भी अभी तक लड़ाई हुई है। और ये भी एक मैं चीज बताऊं, अफगानिस्तान की लड़ाई में वहां पर इतनी चीजें इस्तेमाल नहीं की गई थी, ये शिप्स वगैरह, ये शिप्स को मेंटेन करना, इतनी नेवल ब्लॉकेड बहुत महंगा पड़ता है। अफगानिस्तान की लड़ाई में अलग था और ये लड़ाई अलग है। अफगानिस्तान की लड़ाई में खर्चा, अगर मैं बोलूं लड़ाई कम थी, लड़ाई थी, वहां टेररिस्ट से आप लड़ाई कर रहे थे, यहाँ एक कन्वेंशनल आर्मी के साथ आप लड़ाई कर रहे हैं जिसके पास मिसाइल्स, ड्रोन्स, सब कुछ है। तो ये है प्रेसिडेंट ट्रम्प के स्टेटमेंट का। अब ये जो स्टेटमेंट है, और ईरान ने भी बोला है कि हम बिल्कुल चुकेंगे नहीं, हमें भी ऐसा मत समझिए। तो बेसिकली ये है, अब मेरे को क्या अनफोल्ड क्या होगा जिसका आपने पूछा कि इसको आप कैसे असेस करते हैं। मेरा असेसमेंट ये है, और अभी भी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, कारण यूनाइटेड स्टेट्स का इकोनॉमिक ब्लॉकेट चल रहा है और ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ है ऑन ग्राउंड। नेवी की भारी मात्रा में यूएस की डिप्लॉयमेंट है, तो ईरान की भी ये जितनी भी असॉल्ट बोट्स हैं, आईआरजीसी की नेवी, वो भी तैयार हैं। और छोटे टारगेट को टारगेट करना मुश्किल रहता है क्योंकि उनके पास स्पीड है। अब लड़ाई होगी या नहीं, मेरे को अब ये लग रहा है, देखिए आपने एक और स्टेटमेंट बोला, लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन की डिप्लॉयमेंट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने डिमांड की है कि यूएस ने जो एक हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है उसको डिप्लॉय किया जाए। इस हाइपरसोनिक का नाम भी है जिसको ब्लैक ईगल बोला जाता है। इसकी रेंज है 2700 किलोमीटर और ये मैक 5 पे जाता है, मतलब इसकी 5 गुना अब ये नॉर्मल साउंड से स्पीड ज्यादा है। और हाइपरसोनिक है, हाइपरसोनिक मतलब ये डॉज करके किसी भी एंगल पे जाके स्ट्राइक कर सकता है, इसको रोकना नामुमकिन है। अब ईरान क्या करेगा? ईरान के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उसके पास फतेह 2 है, उसकी रेंज भी तकरीबन 1700 किलोमीटर है, तो ईरान के पास भी है। और अमेरिकन इंटेलिजेंस लोगों ने भी बोला है कि आज की तारीख में ईरान के पास तकरीबन 60% मिसाइल्स अभी भी मौजूद हैं और काफी हद तक ड्रोन्स भी मौजूद हैं। और ड्रोन्स की इन्होंने, जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बोला था, ये जो समय मिला है इसमें प्रिपरेशन का ईरान को भी समय मिला है और साथ साथ में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल को भी है। अब ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है? ऑन ग्राउंड एक बड़ी अजीब चीज हो रही है। ईरान ने एक प्रपोजल भेजा सीज फायर का या ये टॉक्स के लिए पाकिस्तान के जरिए, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रंप ने उसको नकारा कर दिया, बोला ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने, वो भी पता नहीं है कि नहीं, कौन कंट्रोल कर रहा है, इनपुट्स तो ये है आईआरजीसी कमांडर अहमद वहीदी कंट्रोल कर रहा है सिस्टम को। और उसने ये भी स्टेटमेंट आया है, मतलब ईरान की मीडिया से या कहीं पर भी, कि शायद वो अराक्ची को भी निकालने की सोच रहे हैं। तो ये मैं ये बता रहा हूँ कि ईरान का जो बेसिक अभी मकसद मेरे को ये लगता है कि वो ये जो अभी लड़ाई हो सकती है, तो प्रेशर टैक्टिक्स ये अमेरिका की क्या है? प्रेशर टैक्टिक्स अमेरिका की है कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड जारी रहे, ईरान का इकोनॉमिक हालात खराब हो, लोग सड़कों पे आए, लेकिन ये क्या होगा? अब ये भी असेसमेंट हो रहा है कि उनकी ऑयल स्टोरेज टैंकर्स और सिस्टम भर जाएंगे, फिर वो जैम हो जाएंगे, उसको रीएक्टिवेट करने में कई साल लगेंगे और डबल खर्चा लगेगा। लेकिन एक चीज जो मैं एंगल लाना चाहूंगा, पाकिस्तान ने 25 अप्रैल को घोषणा करके ईरान के साथ लैंड बॉर्डर खोल दिए हैं। इसको अगर मैं मिलिट्री पार्लेंस में बोलूं तो एक लैंड ब्रिज बना दिया है और कई कॉरिडोर्स खोल दिए हैं। अब
ये क्यों खोले हैं? ये भी एक बड़ी अचंभित बात है, क्योंकि उधर ईरान ने तो अभी बोल दिया हमने ये जो प्रपोजल भेजा था, ये रेड लाइन्स हमारी बहुत क्लियर हैं। अगर अमेरिका की रेड लाइन्स क्लियर हैं, ईरान की रेड लाइन्स क्लियर है, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या टॉक्स हो सकती हैं? मेरे को तो लगता है नहीं हो सकती हैं। लेकिन ये जो एक नया एंगल अभी आया है, पाकिस्तान ने ये जो लैंड ब्रिज खोल दिया है और ग्वादर पोर्ट से छावर पोर्ट तक खोल दिया, मतलब लैंड लैंड के ज़रिए। अब ये अमेरिका से प्रेसिडेंट से पूछा गया है, अब उसके ऊपर ये क्या अमेरिका की रज़ामंदी से हुई है? इसका जवाब है नहीं। अब ये मुनीर के ऊपर भी प्रेशर आ रहा होगा, उसके लोगों से। देखिए, इस्लामिक फैक्टर भी आ रहा होगा कि एक पड़ोसी देश में इतनी मुसीबत आने वाली है, अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, बेरोज़गारी हो रही है, खाने को नहीं मिल रहा है, जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और दूसरा, शायद पाकिस्तान को लगता होगा कि अगर ये इतनी बुरी क्राइसिस हो गई तो रेफ्यूजीज़ उनकी कंट्री में आने लगेंगे। लेकिन अमेरिका क्योंकि इकोनॉमिक ब्लॉकेड चाह रहा था, तो वो इकोनॉमिक ब्लॉकेड तो मैं अभी बोलूँगा काफ़ी हद तक ये पाकिस्तान ने जो लैंड ब्रिज खोल दिया है, तो वो तो उसका जो एक असर अमेरिका चाहता है, वो तो होगा नहीं। तो ये पाकिस्तान की भी एक बड़ी डुप्लीकेट पॉलिसी यहाँ पर नज़र आ रही है। ये यूनाइटेड स्टेट्स से अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं हुई है कि पाकिस्तान को हमने इजाज़त दी है या परमिशन दी है या मकसद क्या है। लेकिन मकसद ये है, एक तो ये रिफ्यूजी का मकसद हो सकता है, एक मदद करने का जेन्युइन हो सकता है, एक इस्लामिक फैक्टर हो सकता है कि एक मुस्लिम देश है उसको बचाने की, तो कई फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आज भी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, टॉक्स होना मुश्किल लग रही हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरान की जो लीडरशिप है, मैं तो अभी बोलूँगा उसका नाम लेके वहीदी है, वहीदी। अहमद वहीदी, जो आईआरजीसी कमांडर इन चीफ है, ये अपने मोर्चे गाड़ दिए इन्होंने, हुँ, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो हुँ। होगा क्या? हो सकता है कि लास्ट रिज़ॉर्ट तो यही है कि फिर वॉर वापस चालू हो सकती है। तो आपने कहा कि जो सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका ने बनाई है और वहाँ माँग की जा रही है कि इसको युद्ध में तैनात किया जाए। तैनात करने का सीधा मतलब ही ये है कि चलाया भी जाएगा फिर, केवल तैनात करके ही थोड़ी ना छोड़ दिया जाएगा। चलाने की पॉसिबिलिटी संभावना भी काफ़ी है। उधर ईरान के पास भी सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो ईरान तो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका तक तो पहुँचा नहीं सकता है, वो तो अमेरिका तो 11,000 किलोमीटर दूर है। ईरान अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल जीसीसी कंट्रीज़ पे मार सकता है, इज़राइल पे मार सकता है, ईरान अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति दोनों तरह की मिसाइलों का मुकाबला, ये फ़ौजी दृष्टिकोण से इसकी किस तरह से व्याख्या की जाएगी? मेजर साहब? देखिए, पहली बात तो ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन है, हुँ, अ, यूनाइटेड स्टेट्स का ब्लैक ईगल। हुँ, मैंने आपको बताया इसकी रेंज 2700 किलोमीटर है, हुँ, लेकिन तो भी इसको डिप्लॉयमेंट तो मेरे ख्याल गल्फ कंट्री से ही इनको करना पड़ेगा, वहाँ से मारने के लिए। हुँ, और ये अभी नई मिसाइल बनी है, इसकी ऑपरेशनल टेस्टिंग शायद हुई नहीं है, हुँ, और अगर ये यूज़ होती है, तो ये पहली बार युद्ध में इसका यूज़ होगा। हुँ, ईरान के पास, जैसे मैंने बताया, फ़तेह 2 है, हुँ, और वो भी हाइपरसोनिक है, हुँ, और उसकी क्षमता है कि वो, उसकी रेंज है तकरीबन 1500 से 1700 किलोमीटर, तो रेंज उसकी कम है। हुँ, अब बात करते हैं कि टारगेट क्या किया जा सकता है अगर लड़ाई छिड़ती है। जी, ईरान के पास ऑप्शंस क्या-क्या हैं ये मिसाइल यूज़ करने की, हाइपरसोनिक मिसाइल्स? नंबर 1, हुँ, गल्फ कंट्रीज़, लेकिन उससे ज़्यादा जो ये टारगेटिंग कर सकते हैं, हुँ, नेवल शिप्स जो डिप्लॉयड हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिप्लॉयड हैं, 3 तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिप्लॉयड हैं, हुँ, उनके साथ फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स हैं। हुँ, एक आध शिप पे अगर फायर हो गया हुँ, और अमेरिकन इंटरसेप्टर्स उसको नहीं रोक पाए, हुँ, तो ये तो मैं बोलूँगा बिल्कुल बैटल को टर्न कर देगा लड़ाई को। तो अच्छा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, और ईरान भी बिल्कुल तैयार है। तो गल्फ कंट्री से ज़्यादा मेरे को तो लगता है वो किसी शिप पे फायर करेगा, और शिप, मैंने आपको बोला, बड़ा टारगेट है। और जो इनकी मिसाइल बोट्स हैं, असॉल्ट बोट्स हैं, जो छोटी-छोटी बोट्स हैं, आईआरजीसी नेवी की, वो छोटी-छोटी हैं, वो तो स्पीड भी उनकी तेज़ रहती है और डिटेक्शन भी उनमें मुश्किल है। लेकिन ये मिसाइल कहाँ यूज़ करेगा अमेरिका? ये जो ब्लैक ईगल है,
ये हो सकता है इनके इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट में या कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर में मिसाइल यूज करेगा। मेरे को यही लग रहा है। तो यूसेज मैंने बता दिया, प्रभाव क्या होगा वो भी मैंने बता दिया। और ईरान के पास सबसे बड़ी यूसेज होएगी अमेरिकन शिप्स को टारगेट करना। एक भी शिप संक हो जाए या टारगेट हो जाए, मैं बोलूँगा वो बिल्कुल पलड़ा चेंज कर देगा और अमेरिकन जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। प्रेज़िडेंट ट्रम्प के लिए वो बहुत चिंतित हो जाएगी। तो ये लड़ाई शुरू करना भी प्रेज़िडेंट ट्रम्प के लिए आसान नहीं है, अनटिल एंड अनलेस उनके पास इतनी अच्छी इंटरसेप्टर्स हैं कि वो सारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाएँ। लेकिन आज एक और न्यूज़ आई है कि मेरे ख्याल कुछ 95 अरब डॉलर्स की अमेरिका की और यूनाइटेड जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं और इज़राइल शामिल, इनको तुरंत मदद दी जाएगी, मतलब ये खरीदेंगे लेटेस्ट हथियार अमेरिका से। तो साफ ज़ाहिर है कि ये तो युद्ध की एक और तैयारी है और इमीडिएट बोला है कि हम देंगे। तो इज़राइल को भी मिलेंगे ये जितने भी वेपन्स हैं और अमेरिकन वॉर इंडस्ट्री इसके लिए तैयार है, तो इसका मतलब अमेरिकन इकोनॉमी पे या इनकी वॉर इंडस्ट्री में और असर पड़ेगा, मुनाफ़ा होगा। देखिए वॉर तो मैं बोलूँगा तो ये प्रॉफ़िट तो उन लोग के लिए है जो ये हथियार मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसका मैं इस लिहाज से देखता हूँ, लेकिन हो सकता है कि ये लड़ाई कब हो? देखिए, मेरे को लगता है प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने कल्पना की है कि ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया हुआ है ईरान पे, लेकिन अब ये पाकिस्तान वाला जो एंगल आ गया लैंड ब्रिज खोलने से, उससे मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है। लेकिन अगर ये नहीं खुलता और इकोनॉमिक ब्लॉकेड रहता, तो ईरान की जनता और ईरान की इकोनॉमी कब तक अच्छी रहती और ईरान की जनता कब तक इसको एक्सेप्ट करते और अगर उनकी बेसिक चीज़ें ना मिले, तो हो सकता है वो सड़कों पे आ जाएँ। तो प्रेज़िडेंट ट्रम्प चाह रहे हैं कि वहाँ पर लोग ही उतरें। अब वो होगा या नहीं होगा, वो आप और मैं बैठ के नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम ईरान में नहीं बैठे हैं। वहाँ की इकोनॉमी हालात क्या है? लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें देखिए, एक फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स ये हैं कि जो पुरानी बॉम्बिंग हुई थी, उसमें इनकी कई डिफेंस फैक्ट्रीज़ को बर्बाद किया है, कई फैक्ट्रीज़ को बर्बाद किया गया है। तो उसमें ज़ाहिर है कि प्रोडक्शन इफ़ेक्टेड है, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है। देखिए, हर फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल सप्लाइज़ चाहिए, लॉजिस्टिक्स इनकी इफ़ेक्ट हो गई है और तेल जा नहीं रहा है, ना आ रहा है। मतलब जो टैंकर्स ले जाना चाहते हैं वो तेल को, तो और तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और कुछ रिपोर्ट्स हैं, अब रिपोर्ट्स हैं, मैं इसको वेरीफ़ाई नहीं कर सकता हूँ कि जो इनके जवान हैं, सोल्जर्स हैं, उनको सैलरी कम मिल रही है या मिल ही नहीं रही है। अब ये कितनी सच है, वो वक़्त ही बताएगा। अगर ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड सक्सेसफुल होता है, तो हो सकता है ये बिना लड़ाई के कुछ डील हो जाए। लेकिन अगर इकोनॉमिक ये ब्लॉकेड सक्सेसफुल नहीं होता है और जो पाकिस्तान ने लैंड ब्रिज खोल दिया है और ईरान की भी फिर स्टेइंग पावर बढ़ जाती है, तो फिर तो मेरे को लगता है टॉक्स हो ही नहीं सकती हैं, फिर तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ही एक ऑप्शन रह जाएगा प्रेज़िडेंट ट्रम्प के पास। ये पाकिस्तान ने ये खबर मैंने भी देखी है और एक दूसरे विशेषज्ञ से चर्चा करते हुए इस बात पे भी चर्चा हुई थी, जो पाकिस्तान ने रास्ता खोला है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अभी अमेरिका तो कभी इजाज़त देगा नहीं रास्ता खोलने की। पाकिस्तान अगर सड़क का रास्ता खोल देगा, तो जो होर्मुज़ का ओमान की खाड़ी की तरफ से अमेरिका ने जो ब्लॉकेट किया है, नाकाबंदी की है, वो नाकाबंदी तो कम प्रभावी हो जाएगी, उसका उतना असर नहीं होगा। तो अमेरिका तो इजाज़त ही दे नहीं सकता, तो ये क्यों खोला पाकिस्तान ने? पाकिस्तान तो अमेरिका का स्टूज है, अमेरिका का दुमछल्ला है, वो ऐसा कोई कदम क्यों उठाएगा, जिससे अमेरिका की रणनीति को नुकसान हो? तो इसके पीछे कोई ना कोई और भी चाल या और भी कुछ ऐसा हो सकता है, जिसको समझना, पढ़ना आवश्यक है। देखिए, ये स्ट्रैटेजिकली अगर मैं इसको देखूँ, इसमें चाल भी हो सकती है। चाल क्या हो सकती है? विश्व को तो दिखाया जा रहा है कि हमने इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दिया है, हुँ, लेकिन ईरान को देखिए, एक फ़ौज में ट्रिक होती है मट एंड जेफ। हुँ, मतलब आप किसी के साथ जब इंट्रोगेशन कर रहे हो, एक बंदा आके बिल्कुल सख्त हो जाता है उस बंदे के साथ। थोड़ी देर के बाद वो चला जाएगा, फिर दूसरा बंदा आएगा, वो इतनी नरमी से बात करेगा, इसको मट एंड जेफ टेक्निक बोलते हैं। तो ये मट एंड जेफ टेक्निक चल रही है। तो मट क्या हो गया है कि आपका इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दिया, विश्व को प्रचार हो रहा है अमेरिका द्वारा ब्लॉकेड किया, ईरान की इकोनॉमिक हालत खराब हुई है। हुँ, दूसरी जो अभी है, सॉफ्ट टेक्निक क्या है हुँ, कि ईरान को चलो एक रास्ता दे दो हुँ, थ्रू पाकिस्तान,
और वो शायद उनको ललकार दे कि देखो हम आपकी मदद कर रहे हैं और आप टॉक्स पे आ जाओ, नहीं तो हम इतने दिन के बाद ये बंद कर देंगे, ये वाला जो लैंड ब्रिज है। तो हो सकता है एक वो लेवरेज या एक चाल चली है अमेरिका ने और ये पाकिस्तान ने, और ये जो चाल चली है, मेरे को लगता है इसमें आसिम मुनीर ने सजेस्ट किया होगा, क्योंकि आसिम मुनीर भी आज फंस रखे हैं। वो इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प का तो वो सबसे बेस्ट फील्ड मार्शल है, वो तो बोलते हैं ओपनली, और 3 बार तो व्हाइट हाउस में जा चुका है, एक फौजी चीफ, मतलब किसी विश्व का नहीं जाता ये वहां पहुंचे हैं। तो इनकी उनके साथ तो एक बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। तो हो सकता है आसिम मुनीर ने सुझाव दिया होगा कि इनको हम प्रेशर तो यहाँ मार रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर भी खोल सकते हैं, तो शायद फर्क पड़े। हो सकता है, तो एक ये भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आसिम मुनीर को पता है कि देखिए पाकिस्तान की जनता आज आसिम मुनीर के खिलाफ है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आपने ये युद्ध में कड़ा रूप क्यों नहीं लिया। कहने का मतलब है, पहले तो खुश थे कि ये पीस टॉक्स हो रही हैं, लेकिन जब पीस टॉक्स फेल हो रही हैं, तो जाहिर है कि वो वहाँ की जनता चाहती है, पाकिस्तानी के लोग, कि ये मुस्लिम देश है, ये इनके साथ खड़े हुए। लेकिन फिर वो भी एक डबल एनोलॉजी हो जाती है। वो मुस्लिम देश वाला भी फैक्टर ठीक नहीं रहता है, क्योंकि बगल में तो आपके अफगानिस्तान है, वो भी मुस्लिम देश है, उनको आप रोज अटैक कर रहे हो और उनको मार रहे हो, उनकी यूनिवर्सिटीज को मार रहे हो, उनके ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को मार रहे हैं। तो ये भी कुछ बहुत बड़ा प्लॉय हो सकता है अमेरिका और पाकिस्तान द्वारा, कि कुछ उनको लूज रोप, जिसको बोलते हैं ना, लूज रोप दी है, कि शायद ईरान को बोले हाँ यार कुछ तो ये मदद हमारी कर रहे हैं। और अगर उसने बिल्कुल ही ये खुद के लेवल पे किया आसिम मुनीर ने, तो अमेरिका कैसे टॉलरेट कर रहा है वो भी समझ में नहीं आई है। अमेरिका ने अभी तक इस पे कोई प्रतिक्रिया की नहीं है, तो बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन पाकिस्तान तो का आपका ये जो एनालिसिस है कि ये अमेरिका की संभावना आपने व्यक्त की है कि अमेरिका ने इसको एक तरह के दांव के रूप में, एक तरह के छल के रूप में इस्तेमाल किया है, कि ये अभी देखिए आपको ये गुंजाइश मिल रही है, एक एल्बो रूम ये मिल रहा है आपको, लेकिन अगर आपने डील नहीं की तो ये भी बंद हो जाएगा, और उधर से हमने होर्मुज तो आपके जहाजों के लिए बंद कर ही रखा है। तो ये हो सकता है कि ये भी एक दूसरे तरह की दबाव नीति हो अमेरिका की। मुझे आपकी बात ये ज्यादा सही लग रही है। जी। देखिए हर चीज में ना, ये चाहे आप बिजनेस करिए, कहीं कुछ भी करिए, दो लोगों की भी आपसी जब लड़ाई होती है, तो प्रेशर टैक्टिक्स ही चलती है। अब ये प्रेशर टैक्टिक्स में कभी ढील भी दी जाती है, कभी सख्ती भी की जाती है। तो ये कुछ ऐसा ही चल रहा है मसला। और पाकिस्तान के ऊपर ये मुस्लिम फैक्टर तो मैं इतना नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो पड़ोसी में अफगानिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। इकोनॉमिक फायदा पाकिस्तान को हो सकता है, क्योंकि जब वो अपने ट्रक्स वगैरह यहाँ से भेजेगा, तो ऑब्वियसली उसको टैक्स ये मतलब काफी रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन फिर तो ये अमेरिका की नजरों में वो धोखा हो जाएगा। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, पर लॉजिकली मेरा दिमाग बोल रहा है, मेरी असेसमेंट बोल रही है कि ये मुनीर का ही मास्टर प्लान होगा, और ट्रम्प को कन्विंस किया होगा कि नहीं, ये शायद हम एक तरफ सख्ती और एक तरफ थोड़ा लूज रोप, तो हो सकता है ईरान में थोड़ा फर्क पड़े। लेकिन ईरान भी अब कट्टर होता जा रहा है, मतलब कट्टर मतलब मेरा कहने का मतलब है वैसा कट्टर नहीं, वो उसकी दृढ़ निश्चय बड़ी फर्म है। क्योंकि आज ही एक रिपोर्ट आई है कि कल्पना की जा रही है ईरान में कि जो अराक्ची है, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, उसको सैक करने की। तो इसका मतलब अगर सिविलियन लीडरशिप से वो नाराज हैं, तो पूरा कमांड कंट्रोल तो फिर आईआरजीसी का है, ये अहमद वैदी के पास। अगर वो होता है तो फिर आप देखिए दोनों मोर्चे डटे हैं, फिर तो लड़ाई ही लास्ट ऑप्शन लगता है, फिर तो टॉक्स मेरे को लगता है बहुत ही मुश्किल होंगी। और आज का जो स्टेटमेंट दिया है ईरान ने कि ये हमारी रेड लाइंस हैं, इससे हम ज्यादा बढ़ेंगे नहीं नेगोशिएशन में, तो बड़ी गंभीर स्थिति लग रही है ये। तो डोनाल्ड ट्रम्प तो संसद से परमिशन ले, संसद से इजाजत लेने की जो मजबूरी थी उससे पतली गली बना के निकल गए वो। ये तो होएगा नहीं, ये तो परमिशन होएगी नहीं। ये तो मैंने आपको एक इसलिए अफगानिस्तान लड़ाई का उदाहरण। आपने इसका इतिहास ही बताया कि ये अमेरिका में बड़े बड़े 20-20 साल तक युद्ध लड़े और उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली। ये कानून केवल कहने के लिए है, ज्यादा इस कानून को लागू नहीं करते हैं अमेरिकी, और ये व्यावहारिक भी नहीं है। आप बता रहे युद्ध कभी ऐसे आपकी मर्जी से 60 दिन के अंदर खत्म नहीं होते। जी।
बिल्कुल। तो मेरे को ये लगता है कि ये देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पर्सनैलिटी है ना, उनको किसी की चिंता नहीं है यूएस कांग्रेस वगैरह की। और आपने अभी एक और चीज़ देखी है, देखिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो चाइना को पड़ा है, इंडिया को पड़ा है, बाकी देश को पड़ा है। हुँ, अमेरिका को देखा जाए तो बहुत कम पड़ा है, क्योंकि हुँ, उनके पास तो खुद ऑयल और गैस काफ़ी है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये इंटरनेशनल इफ़ेक्ट करता है सबको, तो अमेरिका में भी इसका असर है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प किसी की चिंता नहीं करते हैं। आज ही उन्होंने स्टेटमेंट किया है कि वो नाटो को भी बोल रहे हैं ना, प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि आप बार-बार आके इस युद्ध में शामिल हो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलाने की आपकी भी ज़िम्मेदारी होती है। और आपको पता होगा कि एक और चीज़ की बात हुई है, मरीन फ्रीडम कोएलिशन की बात हुई है। हुँ, मतलब ये कुछ कोएलिशन फोर्सेस होंगे, जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल खुल जाएगा, हुँ, तो कुछ नेटो देश अमेरिका के साथ मिलके यहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को मतलब एंश्योर करेंगे कि ईरान टैक्स नहीं लेगा। एनफोर्स तो हाँ, तो इसके लिए भी ये प्रेशर ऑलरेडी शुरू हो गया है। जर्मनी को 5,000 वो अपने ट्रूप्स निकाल रहे हैं, नेटो ट्रूप्स वहाँ से, अमेरिकन ट्रूप्स। ये जो अभी किंग चार्ल्स की विज़िट हुई थी अमेरिका में, उनके साथ आप देखिए काफ़ी ये विज़िट ऐसी थी कि जिसमें बड़े पॉज़िटिव सिग्नल्स दिए गए यूनाइटेड किंगडम को। हुँ, और कुछ कंट्रीज़ को बड़े हार्श सिग्नल्स दिए, जैसे इटली को, स्पेन को, कि हम वहाँ से नेटो ट्रूप्स लगा देंगे। तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए कि नेटो के अंदर भी अभी, यूरोप के अंदर भी थोड़ी टूट-फूट हो जाए, अलग-अलग स्टेटमेंट्स आने से। यूके शायद इनके साथ अलाइन हो सकता है, फ्रांस भी अलाइन हो सकता है, क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प तो हर जगह, और आज उसने ये भी बोल दिया कि मैं 25% टैरिफ्स लगा दूँगा तमाम यूरोप देश में ऑन ऑटोमोबाइल्स। हुँ, तो कहने का मतलब है प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को कोई चिंता नहीं है कि ये 60 डेज़ हो या वो मुहूर्त हो, उनकी मर्ज़ी है, वो करें। वो अपने कांग्रेस की या किसी की चिंता नहीं करते हैं, और हमने देख लिया और किस प्रकार उनका सिस्टम चल रहा है। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उनके स्टेटमेंट्स को हम भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो अभी स्थिति है, मेरे को गंभीर लग रही है, और पॉसिबल लगता है कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ दोनों तरफ से, तो फिर वॉर होने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। और इसीलिए ये सेंट्रल कमांड ने बोला लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन भेजो। तो तैयारी है, प्रेशर टैक्टिक्स भी है, हुँ। हर तरह की, और मिलिट्री तैयारी भी है। बहुत-बहुत धन्यवाद मेजर हुँ, जनरल संजय मेस्टन, एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण करने के लिए। बिल्कुल, आपने जो जानकारियाँ दी, आपने जो एनालिसिस किया, वो एकदम नया है। वो दूसरी कहीं वो आप आपके अलावा और कहीं उपलब्ध नहीं है। नई परख थैंक यू के वेरी दर्शकों को मुझे पक्का यकीन है कि आपका विश्लेषण बहुत पसंद आएगा। हम लोग थैंक फिर जैसे ही कोई नई घटना होती है, इसी प्रश्न के ऊपर फिर से मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।